हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम हमारी आईटी नॉलेज इम्प्रूव कर रहे हैं और RSCIT जो कि एक कोर्स है, राजस्थान की गवर्नमेंट की वैकेंसीज जो निकलती है उनमें मोस्टली इसका सर्टिफिकेट वैलिड रहता है। तो आप जानते हैं हम उसी के चैप्टर डे बाय डे चैप्टर कवर करते जा रहे हैं। प्रीवियस की क्लासेस में हमने चैप्टर 1, 2, 3 कवर कर लिया है। चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप अभी तक आपने उसकी सारी वीडियोज़ देख ली होगी। और आज हम उसी चैप्टर नंबर 4 के आगे के टॉपिक्स जो भी दिए गए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। देखिए, ये डेली अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएंगे। और डेली जैसे आप किसी भी टॉपिक को रीड करें, उसके नोट्स अपनी नोटबुक में बना लें ताकि जब भी एग्ज़ाम हो तब आपको डिफ़िकल्टी ना आए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट RSCIT के एग्ज़ाम्स में आ सकते थे। मैं अपनी वीडियोस में आपको टॉपिक्स भी कवर करवा रही हूँ, साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके RSCIT के कई एग्ज़ाम्स में या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में मैं बताती भी जाती हूँ। तो प्रीवियस की क्लासेस में जैसा कि हमने वेबसाइट के बारे में जान लिया है, होम पेज के बारे में जान लिया है, जो कि आपको पूरी वेबसाइट पर नेविगेट करने के लिए उसमें ऑप्शंस होते हैं, लिंक्स होते हैं और काफ़ी हमारी वेबसाइट स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों तरीके की होती है। ठीक है, तो आज हम उनके आगे के जो टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है डोमेन नेम सिस्टम, जिसे शॉर्ट में DNS भी कहते हैं। तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है ये भी आपके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि DNS की फुल फॉर्म क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। अब डोमेन नेम सिस्टम क्या है, चलिए पढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या है बताता है हमें। डोमेन नेम सिस्टम DNS इंटरनेट डोमेन नामों का पता लगाने और उनका इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल में अनुवाद करने का एक तरीका है। एक डोमेन नाम एक इंटरनेट एड्रेस को याद रखने का एक सार्थक और आसान तरीका है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं हम नॉर्मल लाइफ में किसी भी पर्सन को याद रखने के लिए उसके नाम से पहचानते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, आप जिस भी पर्सन से मिलते हैं उसका नाम होता है, आप उसको अकॉर्डिंग उसे याद रखते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप मिलते हैं उसके नाम से उसे प्रोनाउंस करते हैं और नाम से उसे संबोधित करके उनसे वार्तालाप करते हैं ना। तो वही इंटरनेट की दुनिया में आपकी जो भी डिवाइसेस होती है उन्हें किससे जाना जाता है, उनके डोमेन नेम सिस्टम के थ्रू ही क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। अब डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, जो भी इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल होता है ना, आपने सुना होगा IP वर्जन क्या है, IP एड्रेस क्या है ना। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, जो भी आपका IP एड्रेस होता है, ठीक है, उसके थ्रू आपकी डिवाइस को इंटरनेट पर पहचानता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये वेबसाइट है तो आपने तो यहाँ पे island.myrkcl लिखा, बट सर्वर के पास अब जो रिक्वेस्ट गई है वो किस फॉर्म में जाएगी, आपके इस एड्रेस के IP एड्रेस के थ्रू। तो यही है डोमेन नेम सिस्टम। मैं सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखा है ना, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। इस वेबसाइट का एड्रेस, इस वेबसाइट का जो भी एड्रेस है वो सर्वर पर गया, सर्वर ने आपकी रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स दिया। ठीक है, बट ये जो सर्वर तक रिक्वेस्ट जा रही है ये इसी फॉर्म में नहीं जाती है। किस फॉर्म में जाती है, जो भी ये एड्रेस आपको यहाँ पे दिख रहा है उसको किस में कन्वर्ट करता है, ये IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। सिंपल सी भाषा में बता रही हूँ, जो भी एड्रेस बार में आप एड्रेस लिखते हैं ना उसको किस में कन्वर्ट करता है, IP एड्रेस। जैसे कि हर एक का नाम होता है ना, वैसे ही इंटरनेट पर हर एक डिवाइसेस, हर एक एप्लीकेशंस का अपना अपना एक IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस दो तरीके के होते हैं, वो मैं बता दूंगी आपको कभी भी, है ना। जैसे यहाँ पे एक तो बता रखा है ना, एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि IP एड्रेस। फॉर एग्जांपल, ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है इसका IP एड्रेस क्या है, यहाँ पे 198.105.232.4। ये क्या है, इस वेबसाइट का IP एड्रेस है। अब डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, ये जो वेबसाइट का एड्रेस होता है इसे किस में कन्वर्ट करता है, IP एड्रेस में। ठीक है, IP एड्रेस में कन्वर्ट करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट को IP एड्रेस के थ्रू किस पर लेकर जाता है, सर्वर तक लेकर जाता है। फिर सर्वर इस IP एड्रेस के अकॉर्डिंग अपने पास रिजल्ट सर्च करता है और उसका रेस्पॉन्स आपके ब्राउज़र पर शो करवाता है। सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया है कि जो भी नेम होता है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, IP एड्रेस में। IP एड्रेस के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट जो भी आपने करी होती है उसका रेस्पॉन्स सर्च किया जाता है, फिर आपके ब्राउज़र पर आपको शो करवा दिया जाता है।
समझ में आ ही गया होगा। चलिए पढ़ते हैं यहाँ के बता रहे, डोमेन नेम सिस्टम कंप्यूटर सेवाओं या किसी भी इंटरनेट या एक निजी नेटवर्क से जुड़े रिसोर्सेज के लिए कैटेगराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड नामांकन प्रणाली है, जैसे कि हर एक के लिए अलग अलग नाम दिया जाता है ना, वही। ये डोमेन नेम जो कि मनुष्य द्वारा आसानी से याद किए जा सकते हैं को संख्यात्मक आईपी एड्रेस को परिवर्तित करने का तरीका है, जिसकी आवश्यकता कंप्यूटर सेवाओं व डिवाइस के लिए दुनिया भर में होती है। हम नॉर्मल पर्सन तो इसको याद कर सकते हैं, बट नॉर्मल पर्सन इन आईपी एड्रेस को याद नहीं कर सकते। तो डोमेन नेम सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, हर एक आईपी एड्रेस को एक डोमेन नेम दे दिया गया है ना, कि नॉर्मल पर्सन तो डोमेन नेम से याद कर ले, और जब भी इंटरनेट पर कुछ भी वर्क होना हो तो वो डोमेन नेम किस में कन्वर्ट हो जाए, आईपी एड्रेस में, और ये आईपी एड्रेस के थ्रू सर्वर तक आपकी रिक्वेस्ट जाए और वहाँ से आपको आईपी एड्रेस के थ्रू ही रेस्पॉन्स मिल जाए। ये डोमेन नेम ह्यूमन याद रख सकता है, बट ह्यूमन हर एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकता, इसलिए डोमेन नेम सिस्टम की स्टार्टिंग हुई थी। डोमेन नेम सिस्टम सभी इंटरनेट सेवाओं की एक सुविधा, एक आवश्यक है, क्योंकि यह इंटरनेट की प्राइमरी डायरेक्टरी है। डोमेन नेम अल्फाबेटिक नेम्स होते हैं, इसलिए इनको याद करने में आसान होता है। जैसे कि .com होता है, ये क्या है, डोमेन नेम है, ये टॉप लेवल का डोमेन कोड है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया होगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है टॉप .com, ये क्या है, आपके TDLs है, यानी टॉप लेवल डोमेन कोड्स है। ठीक है, तो ये देखिए आपको कॉम दिख गया। ठीक है, तो ये आपका टॉप लेवल डोमेन कोड है, आप इससे अच्छे से याद कर सकते हैं, बट इस आईपी एड्रेस को याद नहीं कर सकते। इंटरनेट हालांकि वास्तव में आईपी एड्रेस पर ही आधारित होता है, जैसा कि मैंने बता ही दिया। हर बार जब आप एक डोमेन नेम का उपयोग करते हैं, तब डीएनएस सेवा इस डोमेन नेम को एक आईपी एड्रेस में बदल देती है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। इस डोमेन नेम को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आईपी एड्रेस में। उदाहरण के लिए डोमेन नेम www.example.com है, आपको ये तो याद हो गया, आपने टाइप भी कर दिया अपने एड्रेस में, बट आईपी एड्रेस इसका ये है, इसमें कन्वर्ट होकर आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, सर्वर पर जा रही है। आई होप मैंने सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी थी और आपको समझ में आ भी गया होगा। अब आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। आईपी एड्रेस दो तरीके के होते हैं ना, एक तो होता है आईपी वर्जन 4 और एक होता है आईपी वर्जन 6। ठीक है, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। एट प्रेजेंट बहुत से सिस्टम्स में आईपी वर्जन 4 ही हमारा वर्क कर रहा है ना, इसको मैं थोड़ा सा आपको लिख के बता देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक तो होता है आपका आईपी वर्जन 4 होता है, जिसकी साइज होती है आपकी 32 बिट्स की। ठीक है, बिट्स की। और एक होता है आपका आईपी वर्जन 6 इससे थोड़ा एडवांस्ड है, जिसमें कितने होते हैं आपके 128 बिट्स होते हैं। ठीक है, सिंपल हम समझ जाएंगे। 32 बिट्स यानी देखिए, ये जो इसकी लेंथ होती है ना आपके आईपी एड्रेस की, अभी आपने देखा 198 यहाँ पे आपको दिखा था, शो हुआ था ना यहाँ पे 198, 105, 232.0 है ना, ये सारे क्या है, आईपी एड्रेस है। इनकी जो साइज होती है वो कितनी होती है, 32 बिट्स होती है। अब कैसे, जैसे 198 का फॉर एग्जांपल बाइनरी नंबर हमारा ये होता है। ठीक है, ये इसका बाइनरी नंबर होता है, तो ये कितने बिट्स हो गए आपके, 8 बिट हो गए। फिर डॉट लगाया, अब निकालना है आपको 105 का आईपी एड्रेस। फॉर एग्जांपल बाइनरी नंबर आप जानते हैं 1010 की फॉर्म में होता है, ये निकल गया हमारा 105 का बाइनरी नंबर। फिर निकालना है हमें 232 का बाइनरी नंबर, फॉर एग्जांपल ये इसका बाइनरी नंबर है। फिर निकालना है हमें 4 का बाइनरी नंबर। ठीक है, तो ये हमने निकाल देते हैं 4 का बाइनरी नंबर। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये बाइनरी नंबर हो गया। अब जब आप इन चारों को देखेंगे है ना, तो देखिए ये 8 है। ठीक है, 8 + 8 16, 8 + 8 24 + 8 आपके कितने हो गए, 32 बिट्स का क्या बनता है आपका आईपी वर्जन 4 की
एड्रेस साइज़ होती है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बुक में नहीं है बट ये एग्ज़ाम्स में के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, यहाँ भी और कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं ना। IP वर्जन 4 की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है। इसकी साइज़ होती है 32 बिट्स, यानी कैसे होता है, जो भी आपका IP एड्रेस होता है, फॉर एग्जांपल ये, उसकी जो भी बाइनरी नंबर्स होते हैं, टोटल बाइनरी फॉर्म में जो भी होता है वो कितने होते हैं आपके 32 बिट्स की लेंथ में होते हैं। और जो आपके ये एड्रेसेस होते हैं ना, ये IP इंटरनेट प्रोटोकॉल में ये जो रेंज होती है आपको दिख रही है ना यहाँ पे, रेंज 198.105.232.4, इसकी जो रेंज होती है वो आपकी रेंज रहती है, आप कहाँ से ले सकते हैं, 0 से ले सकते हैं कहाँ तक, 255, ठीक है, यानी टोटल 256 हो गई आपकी नंबर्स। बट जो इसकी रेंज ली जा सकती है, यानी ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे IP एड्रेस में, ये जो नंबर्स है ये आप या तो 0 से रख सकते हैं या फिर 255 के बीच में ही रख सकते हैं। इससे ज़्यादा के नंबर्स आप अपने IP एड्रेस को सेट करने के लिए नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये आपका IP वर्जन 4 के बारे में मैंने आपको डिटेल दे दिया। इसी तरह जैसे यहाँ पे अभी 32 बिट्स की हमारा IP वर्जन 4 बना था, उसी तरह इसका एडवांस्ड वर्जन है IP वर्जन 6 है, जिसमें कितने होते हैं 128। जैसे आपको यहाँ पे 32 दिख रहे हैं, इसी तरह आपके 128 होते हैं, कितने बिट्स होते हैं किसमें, IP वर्जन 6 में। इसमें आपके लगभग 16, एक एड्रेस में 16 होते हैं बिट्स, और इसमें होते हैं आपके 8 सेक्शन। जैसे इसमें 4 सेक्शन हो गए ना, उसी तरह इसमें आपके 16 बिट्स होते हैं और 8 सेक्शन होते हैं। तब क्या बन जाता है, आपका IP वर्जन 6 का एड्रेस बन जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6 का डिटेल होती है, ठीक है। तो दोनों का आपका इंपॉर्टेंट भी रहेगा, जैसे कि मैंने बता दिया। सेक्शन कितने रहेंगे, 8 रहेंगे IP वर्जन 6 में, और आपके एक सेक्शन में कितने बिट्स होंगे, 16 बिट होंगे आपके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसके। नेक्स्ट आता है हमारा वेब ब्राउज़र, ठीक है। वेब ब्राउज़र के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। वेब ब्राउज़र क्या करता है, ये हमारा ब्राउज़र पर ही ओपन है, हमारी एप्लीकेशन है ना। वेब ब्राउज़र हमारी रिक्वेस्ट को सर्वर तक लेकर जा रहा है, हमारे जो भी हमने डोमेन एड्रेस बार में एड्रेस लिखा है उसे डोमेन नेम में कन्वर्ट करके सर्वर तक हमारी रिक्वेस्ट को लेकर जा रहा है और वापस हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर शो करवा रहा है ना। बिना वेब ब्राउज़र के आप किसी भी इंटरनेट पर www पर किसी भी पेज को नहीं देख सकते। तो वेब ब्राउज़र होना ज़रूरी है, चाहे वो गूगल क्रोम हो, मोजिला हो या फायरफॉक्स हो, ठीक है। पढ़ते हैं, ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, आप जानते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो वर्ल्ड वाइड वेब पर कंटेंट्स को लोकेट करने, रिट्रीव करने, डिस्प्ले करने के लिए यूज़ में ली जाती है ना। कोई भी आपकी ब्राउज़र के थ्रू ही आप देखते हैं ना, ये रिक्वेस्ट आपको शो हो रही है, जैसे इमेज, वेब पेज, वीडियो कंटेंट्स है ना, ठीक है। एक क्लाइंट सर्वर मॉडल की तरह ब्राउज़र एक क्लाइंट की तरह काम करता है जो यूज़र के कंप्यूटर पर रन होता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि ब्राउज़र के क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, और ब्राउज़र एक क्लाइंट सर्वर की तरह काम करता है जो कि आपकी रिक्वेस्ट को सर्वर तक लेके जा रहा है। ब्राउज़र वेब सर्वर को संपर्क करके इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करता है, उसके बाद वेब सर्वर सूचना प्राप्त करके वापस वेब ब्राउज़र को भेज देता है। ब्राउज़र इन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके कंप्यूटर पर डिस्प्ले कर देता है। अगर आपने प्रीवियस की क्लासेस देखी होगी मेरी वेब क्लाइंट सर्वर मॉडल पर और ब्राउज़र के बारे में, तो मेरे ख्याल से आपको ये सिंपल सी लैंग्वेज समझ में आ गई होगी कि क्या कह रहा है। आपकी रिक्वेस्ट को सर्वर तक लेके जाता है और सर्वर से रिक्वेस्ट का जो भी रेस्पॉन्स होता है उसे आपके ब्राउज़र पर शो करवाता है। आज के जो ब्राउज़र अत्याधुनिक और पूरी तरह से फुली फंक्शनल एप्लीकेशन है जो कि वेब सर्वर पर होस्टेड वेब पेजेस, एप्लीकेशन, जावा स्क्रिप्ट एंड कंटेंट्स को प्रोसेस और डिस्प्ले करवाता है ना। कोई आपके जो पेजेस बनते हैं, वेब पेजेस, वो किसी न किसी लैंग्वेजेस के थ्रू बनते हैं, तो आपके ब्राउज़र क्या करवाते हैं, उन लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करके एक ह्यूमन जिस अकॉर्डिंग किसी भी वेब पेज को देखता है ना, किसी भी वेबसाइट को देखता है, उस अकॉर्डिंग करके आपको शो करवाता है ना। कहीं इशू नहीं होता। जैसे वैसे तो आपका वेबसाइट जो बनती है वो किसी न किसी लैंग्वेज में बनती है, बट ब्राउज़र क्या करते हैं, उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करके ह्यूमन जिस अकॉर्डिंग समझ सकता है उस भाषा में कन्वर्ट करके आपको ब्राउज़र पर उसका रेस्पॉन्स शो करवाता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है आपको किसी वेबसाइट को रन करते हो तो कोडिंग दिखती है ना, कोडिंग पहले नहीं दिखती आपको, तो जो भी आउटपुट होता है उस वेबसाइट का वो केवल वो विंडो ही शो होती है, एकदम जो भी उसका आउटपुट बनाया गया होता है, प्रोग्राम का आउटपुट, ठीक है। तो वो सब कौन पॉसिबल करवाता है, ब्राउज़र ही करवाता है। कोडिंग को कन्वर्ट करके ह्यूमन जिस अकॉर्डिंग उस वेब पेज को देख सकता है उसके अकॉर्डिंग चेंज करके शो करवाता है।
वेब ब्राउज़र एक यूज़र इंटरफेस, लेआउट इंजन, रेंडरिंग इंजन, जावा इंटरप्रेटर, यूज़र इंटरफेस, बैकएंड, नेटवर्क, डेटा कंपोनेंट से मिलकर बनता है। यानी इन सभी कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है आपके वेब ब्राउज़र के लिए। ये एडवांस के हैं टॉपिक्स, अगर कभी क्लासेस रही तो हम इनको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन सबसे आपका वेब पेज, वेब ब्राउज़र आपका यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है इन्हीं ऑप्शंस के थ्रू। अधिकांश प्रमुख पॉपुलर वेब ब्राउज़र के यूज़र इंटरफेस में एक कंपोनेंट होते हैं जिनका नाम अलग अलग ब्राउज़र के अलग अलग हो सकते हैं। ये एलिमेंट्स है, जैसे जो भी आपके वेब ब्राउज़र्स हैं ना, इनमें बहुत से आपको बटन्स ऑप्शंस दिखते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि क्रोम पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखते हैं तो वही के वही ऑप्शंस आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज में भी मिले हैं ना, तो आपको अलग अलग मिल सकते हैं। तो ये अलग अलग ब्राउज़र के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि कुछ में बैक का और फॉरवर्ड का बटन होता है, ये आपको यहाँ दिख रहा है बैकवर्ड का और ये फॉरवर्ड का बटन है ना, तो ये बटन्स होते हैं ब्राउज़र्स में, जो कि आपके तो पिछले पेज जो भी आपका कंटेंट्स था उस पर ले जाने के लिए, फॉरवर्ड यानी आगे वाले पे ले जाने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। एक रिफ्रेश या रीलोड बटन होता है जो कि मौजूदा रिसोर्सेज पेज को फिर से लोड करता है। जैसा कि यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो ये पेज क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। एक स्टॉप बटन होता है जो एक स्टॉप बटन होता है जो रिसोर्स लोडिंग रद्द करने के लिए होता है। यहाँ पे आपका क्रॉस बटन है, आप इसको क्रॉस करेंगे तो ये जो भी आपके रिसोर्सेज शो हो रहे हैं ये सभी क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। एक होम बटन होता है जो यूज़र के मुख्य पृष्ठ पर लौटने के लिए होता है, ठीक है। एक होम बटन होता है जो कि आपको कहाँ पे ले जाता है, मेन पेज पर वापस ले जाने के लिए यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। अलग अलग वेब ब्राउज़र के अलग अलग आपको फीचर्स मिलेंगे, अलग अलग आपको ऑप्शंस मिलेंगे। एक एड्रेस बार होता है जो वांछित डिज़ायर्ड रिसोर्सेज या पेज का URL दर्ज करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। एड्रेस बार आप जानते हैं यहाँ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक सर्च इंजन में इनपुट शब्दों के लिए एक सर्च बार। कुछ ब्राउज़रों में सर्च बार को एड्रेस बार के साथ विलय कर दिया गया है ना। जैसे आप सर्च इंजन का यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम गूगल का यूज़ कर रहे हैं ना, तो गूगल क्या है, हमारा सर्च इंजन है। सर्च इंजन में हम जैसे यहाँ पे कीवर्ड्स लिखेंगे, अपने जो भी कीवर्ड्स लिखेंगे उसको सर्च करके बताएगा, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ वेब ब्राउज़र्स में ऐसे सर्च बॉक्सेस भी होते हैं, सर्च इंजन की बार्स भी होती है, जिन्हें आपके किस में एड्रेस बार में क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया गया है। उसे ही सर्च इंजन के नाम से भी जाना जाता है और उसे ही आपके एड्रेस बार के नाम से भी जाना जाता है। एक स्टेटस बार जो रिसोर्सेज या पेज को लोड करने की प्रगति दर्शाती है। कई ब्राउज़र्स में आपने देखा होगा नीचे एक बार सी होती है कि आप किसी भी पेज को स्टार्ट करने जा रहे हो, वो लोडिंग की प्रोसेस आपको शो करवाती है, तो वो आपकी स्टेटस बार कहलाती है। व्यू पोर्ट, ब्राउज़र विंडो के भीतर वेब पेज पर एक दृश्य क्षेत्र होता है ना, जो भी आपका वेब पेज होता है ना ब्राउज़र विंडो पर, वहाँ पे व्यू पोर्ट होता है, छोटी छोटी व्यूज़ देखने के लिए। किसी और पर आप स्विच करना चाहते हो तो वो एक व्यू पोर्ट का ऑप्शन भी होता है, जिससे कि क्या कर सकते हैं आप किसी भी दूसरे, एक सेकेंड, ठीक है, आप किसी भी दूसरे वेबसाइट के या किसी दूसरे पेज पर जाते हो तो आपको छोटी छोटी इमेजेस मिल जाएगी, तो आप उन पर क्लिक करके दूसरे ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। एक पेज के लिए HTML सोर्स को देखने की क्षमता, ठीक है। HTML सोर्सेज आपको यहाँ पे दिखते हैं, आप राइट क्लिक करते हैं तब भी आपको HTML की जो भी प्रोडक्ट है, जो भी इसमें यूज़ किया गई है लैंग्वेज, वो भी आपको दिख जाती है ब्राउज़र के थ्रू ही। प्रमुख ब्राउज़र्स में, ठीक है, जैसे ये कोडिंग भी आप देख सकते हैं, खैर जैसा भी आप चाहें, बट अभी हम नहीं करते हैं ना। हाँ, एक ब्राउज़र में एक वेब पेज के भीतर सर्च के लिए इंक्रीमेंटल फाइंड फीचर्स भी होते हैं। कुछ फाइंड फीचर्स भी होते हैं कि अगर आप कुछ और सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको सर्च का बटन मिल रहा है, जूम का मिल रहा है, ठीक है, और भी आपको यहाँ ऑप्शंस मिल जाते हैं सर्च के, हिस्ट्री के, बुक मार्क्स के, यानी ये अलग अलग ब्राउज़र्स के अलग अलग आपको ऑप्शंस मिलते हैं। अधिकतर ब्राउज़र HTTP सिक्योर को सपोर्ट करते हैं। वेब क्रैश, डाउनलोड हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री, ये यहाँ पे हिस्ट्री शो करवा रहा है ना, वही है ना। हिस्ट्री को नष्ट करने के लिए क्विक और आसान तरीके प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग ब्राउज़र्स के आपको अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। आप क्रोम पर वर्क करेंगे तो आपको अलग फीचर मिलेगा, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे वर्क करेंगे तो आपको अलग फीचर मिलेगा, ठीक है। तो दो सबसे लोकप्रिय फेमस ब्राउज़र्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि आपका माइक्रोसॉफ्ट एज भी है 10 में, विंडोज़ 10 में,
और गूगल क्रोम, ये आपके सबसे पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स हैं जो कि आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करते हैं। अन्य ब्राउज़र्स में फायरफॉक्स हो गया, एप्पल हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा हो गया। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आपके एग्जाम्स के लिए। नीचे क्रोम ब्राउज़र्स का उपयोग कर वेबसाइट वेब पेज खोलने का उदाहरण दिखाया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं क्रोम ब्राउज़र पे एड्रेस बार होता है, बैक, रिफ्रेश और टैब्स होते हैं अलग अलग, और इधर आपको सेटिंग्स के लिए ऑप्शन मिलते हैं। नीचे स्टेटस बार शो हो रही है, टास्क बार शो हो रही है, ठीक है। तो ये आपके क्रोम ब्राउज़र का विंडो आपको शो करवाया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक कर ही लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा HTTP या HTTPS। हाँ, HTTP की फुल फॉर्म आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कई आपने वेबसाइट्स ओपन करेंगे तब आपको दिखता होगा HTTP, है ना। तो वो जो दिखता है वो फुल फॉर्म तो आप समझ ही गए क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। दिखा दूंगी मैं अभी, है ना। तो इधर बात ये क्या होता है, ये भी एक तरीके का प्रोटोकॉल है जो कि हाइपर लैंग्वेजेस, हाइपर टेक्स्ट में लिखे गए जो भी कोडिंग होती है उसको ट्रांसफ़र करके यूज़र के अकॉर्डिंग समझाने वाली लैंग्वेज में एक ब्राउज़र पर वेब पेज को शो करवाने के लिए काम कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड कोलैबोरेटिव हाइपर मीडिया इंफॉर्मेशन प्रणाली की एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। HTTP वर्ल्ड वाइड वेब के लिए डेटा ट्रांसमिशंस का आधार है ना। HTTP के थ्रू ही क्या होता है, जो भी हाइपर टेक्स्ट होता है उसको ह्यूमन के अकॉर्डिंग समझने में कन्वर्ट करके ब्राउज़र पर शो करवाया जाता है। हाइपर टेक्स्ट सेल्फ क्रिएटेड टेक्स्ट होता है जो कि लॉजिक लिंक का उपयोग करता है ना, ये लॉजिक लिंक्स होते हैं इसके थ्रू। HTTP हाइपर टेक्स्ट का एक्सचेंज और ट्रांसफ़र करने का प्रोटोकॉल है। जैसे आपने प्रोग्रामिंग करी मान लीजिए जावा में या सी लैंग्वेज में, बट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र क्या प्रोटोकॉल क्या करेगा, जो भी आपने लैंग्वेजेस का यूज़ करते हुए अपना प्रोग्राम लिखा है उसको कन्वर्ट करके एक ह्यूमन के अकॉर्डिंग समझने वाले व्यू के अकॉर्डिंग शो करवाने का काम कर रहा है आपका HTTP। HTTP में कहीं आपने देखा होगा S, ठीक है, आगे आ रहा है वो आगे करेंगे। क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक अनुरोध प्रतिरोध रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल के रूप में HTTP कार्य करता है ना। आप ये जानते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल में जो भी वर्क होता है उसमें जो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के लिए रूप में जो प्रोटोकॉल वर्क करता है वो कौन करता है, आपका HTTP का उपयोग एक कंप्यूटर नेटवर्क पर सिक्योर संचार के लिए HTTPS प्रोटोकॉल रहता है। देखिए ये S का इम्पॉर्टेंट है, फुल फॉर्म तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही ये S भी इम्पॉर्टेंट है कि S का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। S का मतलब है सिक्योर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HTTPS में S का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सिक्योर। HTTP सिक्योर का संचार HTTP पर होता है। कनेक्शन ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी या सिक्योर सॉकेट लेयर या इंक्रिप्टेड होता है ना। कनेक्शन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। हमारा जो इंटरनेट होता है वो कई लेयर्स पे वर्क करता है कि पहले डेटा कनेक्शन होगा, फिर कुछ ना कुछ आपके पास ट्रांसपोर्ट करने के लिए होना चाहिए, आपके इंटरनेट होना चाहिए, कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए किसी न किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए, है ना। ऐसे तो इंटरनेट वर्क करता नहीं है, एक लेयर्स पे वर्क करता है हमारा इंटरनेट, जो कि अभी नहीं है, मैं कभी आगे आपको क्लास में बता दूंगी। बस आप तो ये मान लीजिए 4 लेयर्स हैं एक तरीके की, जिसमें सबसे पहले आपके पास फिजिकल कंपोनेंट होने चाहिए, आपके पास नेटवर्क होना चाहिए, आपके पास एक सेशन इस्टेब्लिश होना चाहिए, आपके पास एक एप्लीकेशन होनी चाहिए उस जो भी आपके पास सेंड किया जा रहा है ना उसे ओपन करने की, ठीक है। तो उसमें से ये जो आपका HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे, यानी आपका डेटा जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस लेयर पर ये सिक्योर रूप में वर्क करता है। इनक्रिप्टेड यानी आपका जो भी मैसेज आ रहा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, उसे कोई थर्ड पर्सन नहीं देख सकता। फॉर एग्जाम्पल इनक्रिप्शन को समझने के लिए हम समझते हैं, सिंपल वे में समझते हैं, आपने तो अपने इधर से भेजा 1 2 3 का मैसेज अपने फ्रेंड को, बट इनक्रिप्टेड फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये जो 1 2 3 किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा नेटवर्क पर, है ना। आपने भेजा 1 2 3, बट नेटवर्क पर इनक्रिप्शन मोड में क्या होगा, 1 2 3 का फॉर एग्जाम्पल 2 2 प्लस कर देंगे। अगर 2 प्लस करेंगे 1 में तो 3 4 5 हो गया, इसका इनक्रिप्टेड मोड है ना। तो आपने तो 1 2 3 भेजा था, बट नेटवर्क में किस फॉर्म में चल रहा है, 3 4 5 में, है ना। अब सामने वाले पर्सन के पास आपका मैसेज जा रहा है, तो जब वो ओपन करेगा तो वो वापस किस फॉर्म में हो जाएगा, 1 2 3 के फॉर्म में। तो इस तरह से इनक्रिप्शन आपका क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है आपके मैसेज को, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सबको इनक्रिप्शन आपके सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। HTTP सिक्योर का मुख्य उद्देश्य वेबसाइट का ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी,
डेटा के आदान प्रदान की इंटीग्रिटी, ठीक है, अखंडता बनाए रखना। एक विशेष एवं व्यापक रूप से इंटरनेट वेबसाइटों के लिए उपयोग लिया जाता है जहाँ पर वित्तीय लेन देन होता है या फिर डेटा की गोपनीय रखनी होती है। कई बार आपने देखा होगा जैसे कि आपसे कहा जाता है कि किसी भी वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स एंटर करने से पहले देख लीजिए कि वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। फॉर एग्जांपल हम अगर SBI की साइट ओपन करते हैं, ठीक है, तो SBI का जब आपको लॉगिन करना होगा तो आपको कई पासवर्ड भी एंटर करने होंगे, है ना, कई आपको और भी डिटेल्स एंटर करनी होगी। तो आपको सबसे पहले पता करना होगा कि आपकी जो भी आप प्राइवेट डिटेल्स है वो एंटर कर रहे हैं तो क्या वो जो भी आप वेबसाइट है वो सिक्योर है या नहीं है। तो उसके लिए आपको देखिए एक तो यहाँ पे पैडलॉक का सिंबल शो हो रहा है ना, ये क्या बताता है कि ये जो फाइल जो वेबसाइट है वो क्या है, आपकी सिक्योर है, ठीक है। और कई बार आपने देखा होगा HTTPS, ठीक है, तो वो HTTPS क्या बताता है कि इस ब्राउज़र पर लिखा गया डेटा आपका सिक्योर रहता है और वो किसी भी थर्ड पर्सन को शो नहीं होता, ठीक है। HTTPS का नहीं दिखा ना, अभी हम उसका भी देख लेते हैं, है ना। पैडलॉक का तो आपने देख ही लिया कि अगर आप इस वेबसाइट पर वर्क करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि क्या पैडलॉक और HTTPS का यूज़ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, ठीक है। वापस दिखते हैं हम, ठीक है, क्योंकि अगर आप बिना HTTPS चेक करें अपनी डिटेल्स किसी भी वेबसाइट पर एंटर करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी जो डेटा होता है उसके लॉस होने के या किसी भी हैकर तक पहुंचने के चांसेस क्या होते हैं वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना होता है, अपना जो भी डेटा एंटर करें, आप इंटरनेट का यूज़ करते हो तो आपको HTTPS का ध्यान रखना होना चाहिए या फिर इस पैडलॉक का यूज़ आपको देखना होना चाहिए, ठीक है। हमने इस पर क्लिक करा तो देखिए यहाँ पे HTTPS आपको शो हो रहा है, यानी इस वेबसाइट पर लिखा गया डेटा आपका क्या रहता है, सिक्योर रहता है, इसका कोई भी मिसयूज़ नहीं कर सकता और इस पर कोई भी अटैकर जल्दी से अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। HTTPS आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया है कि किस तरह से डोमेन नेम सिस्टम वर्क करता है, किस तरह से वेब ब्राउज़र वर्क करता है और क्या हमारा HTTP और HTTPS होता है। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।